Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is Prohibition of Child Marriage Act 2006. तो इसके बारे में काफ़ी बार आपको पता भी होगा PCA में, है ना। सो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ ऑब्वियसली ये चाइल्ड मैरिज के लिए एक प्रोएक्टिव मेज़र है, रोकने के लिए, प्रोहिबिशन के लिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप कोई लीनियंट स्टैंस ले रहे हैं, यहाँ पे पूरा प्रोहिबिशन को लेके, है ना। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज क्या होती है, जो आपकी लीगल एज है, लीगल मैरिज एज, दैट इज़ आपका गर्ल्स के लिए 18 से ऊपर, बॉयज़ के लिए 21। तो इसके नीचे अगर कोई भी मतलब अगर आपका मैरिज होती है बिलो दिस एज, फॉर गर्ल्स अगर बिलो 18 एंड फॉर बॉयज़ लाइक बिलो 21, तो उसको आप चाइल्ड मैरिज बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, फिर उसके लिए चाइल्ड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा जाता है अगर कोई भी जो इनमें से अगर जो भी माइनर पार्टी होगा वो अगर पिटिशन फाइल करे, तो दिस चाइल्ड मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो PCA में आपको पता होना चाहिए, PCA में अ चाइल्ड मैरिज इज डिफाइंड एज वेयर गर्ल इज बिलो, है ना। तो और मतलब दोनों में से कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट इज PCA में डिक्लेयर्स चाइल्ड मैरिजेज एज voidable एट द ऑप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, है ना, हु वॉज अ चाइल्ड। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज जो भी माइनर था, दोनों में से या दोनों थे या तो कोई एक था, उनमें से कोई भी अगर इन फ्यूचर पिटीशन फाइल करता है, तो आप बोल सकते हैं कि उस मैरिज को वाइड करा जा सकता है ना। मतलब वाइड मतलब कि आपको समझ आता है कि मतलब जो आपका वैलिड ना रहे, है ना। नेक्स्ट इज विच लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। अब अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स में 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो राइट टू प्रिवेसी आता है आपका अंडर आर्टिकल 21, ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट इज KS पुट्टास्वामी जजमेंट, यहाँ पे मतलब जो ये केस था, इस आपका अगर मैं बात करूँ तो इस केस में आपका ये डिक्लेयर किया गया था कि राइट टू प्रिवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। और इसको इन्फोर्स करने के लिए फिर आपका कौन सा एक्ट था, DPDP एक्ट 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, है ना। जहाँ पे ये बोला गया कि कैसे डिजिटल वर्ल्ड में डेटा इज लाइक वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर एनीवन, है ना, पर्सनल डेटा डिजिटल वर्ल्ड में, है ना, टेक्निकल एरा में। तो इसीलिए ये फिर आपका जो पर्सनल राइट्स होते हैं, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे साथ साथ मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तो प्रिवेसी पे फोकस करता है, लेकिन आपने सुना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट होता है, जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं अबाउट द पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड ऑल, है ना, गवर्नमेंट एंड ऑल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों के बीच में आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप बोलते हैं कि प्रिवेसी रखो, दूसरी तरफ बोलते हैं कि डेटा दे दो। तो यहाँ पे ना ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंट्रोवर्सी में रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कई बार जैसे मान लो यहाँ पे फिर ये भी होता है कि जो आपका अगर मैं बात करूँ RTI में ये भी बोला गया कि अगर कोई जनरल ग्रेटर गुड या पब्लिक वेलबींग का अगर कोई टॉपिक नहीं है तो आप इन्फॉर्मेशन दे दिया करो, है ना। लेकिन अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है जहाँ पे आपको प्राइवेसी रखनी पड़ती है, जैसे मान लो कोई नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, या मतलब अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको फिर रख सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट। तो हाँ, RTI जो है उसको भी एज एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट रखा गया है, अंडर विच आर्टिकल, ऑब्वियसली देखो आपने पढ़ा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है आर्टिकल 9 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। इसमें देखो आर्टिकल 19 में काफ़ी सारी फ्रीडम्स आती हैं और रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। तो आर्टिकल 19(1) में आपकी सारी फ्रीडम्स होती हैं, ABCDEFG। और ये भी मुझे आपको मतलब बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी ऐसी फ्रीडम है इन पूरे, जो अगर मैं बात करूं A से लेके G तक, ठीक है, कौन सी ऐसी फ्रीडम है जो अब रिमूव कर दी गई है, ठीक है। तो वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो और ये भी बताना है कि वो रिमूव किस अमेंडमेंट से करी गई थी, ठीक है। तो ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड आर्टिकल फिर 19(2) 19(3) ये क्या है, ये सारी जो फ्रीडम्स हैं इन पे बारी बारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं
कि इस केस में आप इन फ्रीडम्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो बताते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता है। तो अब मुझे आप बताओ, आप इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन को एक साथ ही देख पाओगे कैसे? देखो, आप अपना ओपिनियन या आप जो बोलते हो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वन क्लॉज सब क्लॉज ए, तो यहाँ पे आप स्पीच या एक्सप्रेशन या अपने व्यूज़ ओपिनियंस जो भी आप दोगे वो तभी दे पाओगे जब आपको सब्जेक्ट मैटर पे इंफॉर्मेशन होगी, तभी आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। इसीलिए इन दोनों में काफ़ी बड़ा लिंक होता है। इसीलिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिकॉज स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिना इन्फॉर्मेशन के हो ही नहीं सकता, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अंडर आर्टिकल 19(1)(a). नेक्स्ट इज DPDP एक्ट 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, प्राइमरली स्ट्रेंथन्स विच फंडामेंटल राइट? ऑब्वियसली पर्सनल प्राइवेसी एंड ऑल है ना, इंटेलेक्चुअल, अगर मैं प्राइवेसी राइट्स की बात करूं और डिजिटल डेटा और प्राइवेसी राइट्स की बात करूं, ठीक है। नेक्स्ट इज द ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब मैं आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पहले सारी चीज़ें बताता हूँ। इसमें काफ़ी सारे जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोग होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के, फिर आपका जो इन्फोर्समेंट एंड ऑल है ना, यहाँ पे बात करूँ तो इसका काम होता है टू इन्वेस्टिगेट इन ऑफेंसेस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज। तो यहाँ पे आपको पता है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये दो एक्ट होंगे। तो इन दो से ये आपका क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इन दो एक्ट को इन्फोर्स करना इसका काम है, ठीक है। और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1956, पहले एज अ लाइक यूनिट इन अंडर द, एज अ सेपरेट यूनिट अंडर द आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि किसका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये तो आपको पता ही होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कितने डिपार्टमेंट हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट के नाम आपको पता है ना। और अगर मैं बात करूं तो 1956 में एज अ सेपरेट, मतलब सेपरेट तो क्या मतलब एज एन लाइक छोटा सा यूनिट शुरू किया गया था। उसके बाद इसको अपग्रेड कर करके आज के टाइम पे ये आपका डायरेक्टरेट एंड मतलब एक बहुत बड़ी, जो अगर मैं बात करूँ तो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है ना। तो दैट ED इज मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड फेमा केसेस, है ना। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज आपको पता ही है, फॉरेन एक्सचेंज जो भी आपका होता है फॉरेक्स एंड ऑल, है ना। नेक्स्ट इज द ED वाज एस्टेब्लिश इन 1956 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। द टर्म पेट्रोडॉलर, अब देखो ध्यान से, 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, कौन कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन, GATT, IMF, ये बाद में आपका WTO, है ना। आपको पता है सारी क्रोनोलॉजी, आपको सिंपली पता होगी बेसिक इकोनॉमी। जब 1970s में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कोलैप्स हुआ, उसके बाद डिमांड हुई, देखो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ने US को एक तरह का एक वर्ल्ड लेवल पे एक रीसेट करेंसी रखा कि ये ना स्टेबलाइज करेगा वर्ल्ड लेवल पे जो भी मतलब मार्केट्स होते हैं उनको, 1944 के टाइम पे। लेकिन बाद में जब ये कोलैप्स हुआ तो नीड हुई कि अब कैसे इस क्राइसिस को सॉल्व किया जाए। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक कंसेंसस से आपका ये बोला गया कि अगर हम ग्लोबल लेवल पे ट्रेड को जो है सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं से ये करेंसी ले रहे हो, कहीं से वो करेंसी ले रहे हो, फिर वो करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, आप फिर एक्सचेंज भी कर रहे हो। जैसे इंडिया वाले अपना रुपीज़ में पेमेंट कर रहे हैं ऑयल को, मतलब ये दिस होल थिंग इज रिलेटेड टू ऑयल ट्रेड, है ना। ये आपको समझ आना चाहिए। ऑयल ट्रेड में अब ऐसा नहीं है कि सऊदी वाले अगर ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले आपका जैसे मान लो रुपीज़ में पेमेंट कर रहे हैं, चाइना वाले आपका युआन में, रशिया वाले रूबल में, और फिर यूरो में, ऐसा करके, है ना। या आपका जैसे येन में, मतलब हर कंट्री अपने हिसाब से। तो उससे क्या हो सकता है, उससे एक तो देखो करेंसी एक्सचेंज जो होता है वो वॉलेटाइल होता है, एक्सचेंज रेट वो भी इशू आ सकता है ना, क्राइसिस। और दूसरा ये हो सकता है कि अवेलेबिलिटी, है ना, ऑफ करेंसी और डिमांड, ये सब सप्लाई। तो अगर मैं बात करूं तो ऑयल ट्रेड के लिए एक करेंसी फिक्स करना, तो इसीलिए देखा गया कि कैसे पेट्रो डॉलर, मतलब कि पेट्रोल के लिए जो डॉलर यूज होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बाइंग सेलिंग में जो डॉलर यूज होता है, डॉलर एज अ करेंसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर को यूज किया जाएगा टू सिंप्लीफाई द ग्लोबल ट्रेड फॉर ऑल द कंट्रीज। एज इससे क्या होगा कि सबको सिर्फ डॉलर की नीड होगी ऑयल बाई करने के लिए, और इससे क्या होगा, सबको नीड होगी तो एक कांस्टेंट डिमांड रहेगी करेंसी की, तो इससे डॉलर भी क्या होगा, स्टेबलाइज होगा एज अ करेंसी, तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा। और दूसरी अगर मैं बात करूं कि
यहाँ से जो ऑयल जो एक्सपोर्ट करते हैं नेशन, उनके पास डॉलर में जो सप्लाई आती है वो फर्दर उसको जनरली यूएस, जो यूनाइटेड स्टेट्स के एसेट्स होते हैं उनमें री इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि आपका यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो भी लो रहते हैं। ये सारी बेसिक इकोनॉमी है ना। और अगर मैं बात करूँ कि ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था, दिस सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1970s, और इसने क्या करा, डॉलर को बनाया एज द ग्लोबल बेंचमार्क फॉर लाइक दिस होल ऑयल ट्रेड्स, है ना। एंड ऑल्सो इट क्रिएट्स द कंसिस्टेंट डिमांड ऑफ डॉलर्स, है ना। तो इससे क्या हुआ, आप करेंसी को थोड़ा बहुत लेवल पे वीक नहीं होने देंगे, आप स्टेबलाइज रखेंगे, एक स्टेबल डिमांड रहेगी, है ना। और इसका मतलब पेट्रो डॉलर क्या है, एनी काइंड ऑफ यूएस डॉलर दैट इज पेड फॉर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज को जो यूएस डॉलर में पेमेंट्स आती हैं उनको बोलते हैं पेट्रो डॉलर्स, है ना। तो द टर्म पेट्रो डॉलर रेफर्स टू द यूएस डॉलर्स अर्नड बाय ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फॉर मतलब आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या ऑयल ट्रेड, है ना। नेक्स्ट इज द पेट्रो डॉलर सिस्टम वॉज, देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही है फालतू सा, बट ठीक है, आपको वो पता होना चाहिए। जब मैंने बताया तो 1970s में, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, है ना। नेक्स्ट इज वन मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पेट्रो डॉलर सिस्टम इज दैट इट हेल्प्स टू कीप द यूएस इंटरेस्ट रेट्स रिलेटिवली लो, है ना। अब आपका अगर डॉलर की कंसिस्टेंट सप्लाई होगी और आप इन्वेस्ट करेंगे डॉलर और यूएस एसेट्स में ही, तो जो आपका गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो कम ही रहेंगे। ये समझ आता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज डी डॉलराइजेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है डी डॉलराइजेशन मतलब कि डॉलर के साथ कुछ मतलब रिमूव करना या रिप्लेस करना। तो इसको बोलते हैं कि क्योंकि मार्केट लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल मार्केट में डॉलर की एक तरह से हेजेमनी है हर चीज़ में, ट्रेड एंड ऑल, है ना, मेजर। तो इसीलिए क्या ट्राई कर रहे हैं, जो ईस्टर्न सेगमेंट है ग्लोब का, देखो वेस्टर्न तो यूएस वगैरह, ईस्टर्न सेगमेंट जो है ग्लोब का, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सब ट्राई करें कि कैसे हम डी डॉलराइजेशन करें, मतलब अपनी करेंसी में एक्सचेंज इनिशिएट करना शुरू करें। जैसे जो चाइना होगा वो अपना युआन में करेगा, रशिया रूबल्स में करेगा। तो डी डॉलराइजेशन क्या होता है, टू रिप्लेस डॉलर in order to remove the hegemony of the US dollars in the global markets, है ना। And major players like Russia and China are pushing for like trading in their own currencies to reduce the huge reliance on the dollar, है ना, at the global level। ये आपको समझ आता है। तो डी डॉलराइजेशन refers to reducing dependence on the US dollar in the global trade। Next is which of the following countries are actively pushing, तो रशिया एंड चाइना डी डॉलराइजेशन के लिए पुश कर रही हैं by promoting trade in their own currencies, है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट द पंखुड़ी पोर्टल। अब देखो ध्यान से याद रखना, ये चीज़ पूछी जा सकती है, पोर्टल वाले क्वेश्चन काफ़ी फेमस होते हैं, या पंखुड़ी पोर्टल रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट थिंग, है ना। तो सिंपली इट इज़ अ डिजिटल पोर्टल, पोर्टल है तो डिजिटल ही होगा। डिजिटल पोर्टल किस चीज़ से रिलेटेड, देखो नाम से पता चल रहा है, पंखुड़ी मतलब कुछ वुमेन या चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ, है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि वुमेन और चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के लिए जो भी आपका, जैसे मान लो CSR होता है, CSR आपने पढ़ा है, CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2% ऑफ द लास्ट 3 years नेट एवरेज प्रॉफिट्स, किस एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, इसकी सारी डिमांड्स एंड ऑल, है ना, क्राइटेरिया भी बताया। तो CSR जो भी कंपनीज जो CSR के थ्रू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर कंपनीज के अलावा NGOs, इंडिविजुअल, जैसे जो पीपल होते हैं, जो आपका अगर मैं बात करूँ फिलेंथ्रोपिस्ट जो होते हैं, है ना। तो ये भी आपका जो ये सारी चीज़ें, तो एक तरह से एक सेपरेट और एक इंटीग्रेटेड डिजिटल पोर्टल बनाया गया है टू इन्हेंस द ईज ऑफ लाइक स्ट्रीमलाइनिंग CSR पार्टनरशिप एज वेल एज दी स्टेक होल्डर, या कोई भी अगर आपका मैं बात करूँ कोलैबोरेशन, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो भी फंडिंग एंड ऑल है, या किस किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, क्या है, ट्रैक करना, ये सब, तो एक तरह से काम आसान हो जाएगा कि जिन जिन को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए डोनेट करना होगा, या CSR के थ्रू, या फिर अपनी मर्जी से, या फिर किसी को स्टेक होल्डर की तरह इन्वेस्ट करना होगा किसी स्कीम में या कुछ प्रोजेक्ट में, तो क्या हो सकता है कि उनको एक एक डायरेक्ट एक विंडो मिलेगी, एक डायरेक्ट एक पोर्टल मिलेगा, ताकि ये आसानी से मतलब ये सारी चीज़ें आगे चल सकें। एंड इट इज़ अ सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल फैसिलिटेट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका CSR होता है, एंड द वॉलंटरी पार्टनरशिप्स फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। इट विल इनेबल, सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी आएगी,
जब आप यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपका सारा डेटा होगा डिजिटल पोर्टल पे, तो पता चलेगा किसने कितना मतलब जो भी ट्रांसपेरेंसी आएगी एक तरह से कंट्रीब्यूशंस में, और वो कहाँ यूज़ हो रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी आएगी। प्रपोजल्स जो भी हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं आप, तो अकाउंटेबिलिटी आएगी गवर्नेंस में, है ना। और अगर मैं बात करूँ तो आउटकम को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि जो भी आपने इन्वेस्ट करा वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, और क्या क्या आपका जो सोशल सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ कितना कितना यूज़ हो रहा है ना, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट में। और ये पोर्टल अगर मैं बात करूँ तो किसका इनिशिएटिव है, किसके अंडर होगा, तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। इतना कुछ आपको पता होना चाहिए पंखुड़ी पोर्टल के बारे में। तो द पंखुड़ी पोर्टल इज फैसिलिटेटिंग CSR एंड वॉलंटरी पार्टनरशिप्स फॉर वुमेन, कि मतलब जो भी फंडिंग या जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको आसानी से वो इन्वेस्ट कर पाएँ, इसलिए एक पोर्टल है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द इन्वेस्ट मतलब कि इन्वेस्ट नहीं, मतलब डोनेट भी करना चाहते हैं अगर, या आपका जैसे CSR के थ्रू भी अगर आपका जैसे कुछ अपने फंड स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं तो वो भी, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट इज द पंखुड़ी पोर्टल फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। So that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I will see you all in the next video. Thank you once again.